हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। डियर, आज पढ़ने वाले मैथ का 16वीं वीडियो एंड इस वीडियो में करने वाले 30 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे मैथ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो तो डोंट वरी, यहाँ पे आए और क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को एंड आप सभी को ईमानदारी पूर्वक बनाना है और नीचे कमेंट करना है कि सर आपने कि हमने कितना बनाया है। एंड लास्ट में आपको होमवर्क भी मैं देने वाला हूं, बिकॉज ये मेरी आदत है ना होमवर्क देने का। तो आप लोग भी होमवर्क का आंसर बहुत अच्छे प्यार से देते हो, तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। फटाफट लेट्स स्टार्ट करते हैं, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना। एंड सबसे पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं आप लोग, ठीक है? सब्सक्राइब कर ले। एंड आप लोग अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से मुझे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम से मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल एंड सबसे इजी सवाल है, किसी सिक्के की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? तो आपको क्या करना है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉइन इज, यानी कि किसी भी कोई सिक्का है ना, अगर उसको उछालते हैं या हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है? आपको पता है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है ना? आप सिक्का के जगह पे पासा बोल दे या ताश बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है ना? तो अधिकतम मान यानी कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर बोला जाएगा तो वो 1 होगा, क्योंकि प्रायिकता जो होता है, जो प्रायिकता होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है, वो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। और जो प्रायिकता या तो फिर 1 के इक्वल होगा या तो 1 से लेस होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा। तो प्रायिकता का मान अधिकतम बड़ा से बड़ा क्या होगा? एक ही होगा, चाहे हेड हो या टेल हो। अगर आप इसका निकालना चाहते हो तो देखो, मैंने एक सिक्का उछाल दिया तो उनमें से 2 बंदा बोला सर हेड आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा? 1/2, है ना। कोई बंदा बोले नहीं सर टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। इन दोनों को जब हल करोगे जोड़ करके तो 1 ही आने वाला है। तो इससे पता चला कि किसी भी कोई भी चीज रहे ना, उसकी अधिकतम प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि कोई घटना, कोई इवेंट है, कोई घटना है, ये PE प्लस PE डैश, यानी कि घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और घटना नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है? यानी कि घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का वैल्यू हमेशा 1 होता है। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? 1 होगा। देखो जैसे 2 सिक्का है, ठीक है ना, 2 सिक्का हेड है और टेल है। अब इसको उछालेंगे तो मान लेते हेड आता है, मान लीजिए क्या हेड आया तो 1/2। तो अगर ये तो घटना घटी, हेड आएगा मतलब ये घटना घट गई, लेकिन घटना कौन सी नहीं घटी? तो घटना टेल नहीं घटी, चूंकि हेड आया, सिक्का को उछालने पे हेड आया, टेल नहीं आया, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? हमेशा 1 आने वाला। आप ताश में भी ले लो इसी तरह होगा, पासम भी लोगे तो इसी तरह से होगा, ठीक है ना। तो कोई भी घटना घटने और घटना नहीं घटने, इनकी प्रायिकता को अगर आप ऐड करोगे तो 1 के बराबर होने वाला है। क्लियर है? चलिए, ये सवाल त्रिकोणमिति का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एकदम इजी सवाल। त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल मिलता है आपको ट्राइगोनोमेट्री में। तो देखिए क्या करना, आपको फॉर्मूला पता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है डियर? सेक स्क्वायर थीटा। होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो 1 है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब जब मैंने ये लिख दिया है, जब बात आगे बढ़ गई तो क्यों नहीं इसको भी आगे बढ़ाते? आपको पता है कि 1/sec होता है फॉर्मूला, क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, पता है ना। एंड 1/cosec क्या होता है जी? सैन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद फिर आपको एक फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये क्वेश्चन को वही बंदा या वही बंदी बना पाएगा जिसको इसका फॉर्मूला याद होगा, है ना। समझ में आ रहा ना मेरी बात? यानी कि ट्राइगोनोमेट्री जो है पूरा फॉर्मूला बेस पे सवाल है, कुछ भी अपना माइंड नहीं, बस फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला है तो बनेगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है। तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, बनाओ कि बनाने आ जाएगा। आगे बढ़ते, देखिए आपको क्या पूछ रहा है, ये 7 6 4 8 9 जो दिया है, इसका मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड माध्यिका, सॉरी मोड नहीं यार, मीडियम हो रहा है, ठीक है, मीडियम निकालना है, ठीक है ना, मीडियम। माध्यिका निकालना है, ओके, माध्यक भी बोलते हैं इसको, मीडियम को माध्यिका या माध्यक भी बोलते हैं, ठीक है।
तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया रहेगा, जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए रहेंगे, उन नंबर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। तो मैंने अरेंज कर लेता है 6 4 6 7 8 9। चलिए इस तरह से मैं कर लिया। अब देखो इसको जोड़ो, गिनो 1 2 3 4 5, 5 पीस आया, और 5 क्या है? विषम है। तो याद रखो, अगर जब भी विषम संख्या जोड़ने पे आ जाए, ये जोड़ने तो 5 पीस आया, 5 विषम संख्या है, जब भी विषम संख्या है तो समझो कि बीच में 1 पीस बचेगा। और अगर जोड़ने पे 6 पीस आता तो 6 क्या था? सम, तो इसके बीच में 2 पीस बचता। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, देखो ये 2 पीस इधर से हटा लिया, 2 पीस इधर से हटा लिया, बराबर बराबर बांट दिया। इधर इसको भी बराबर लेना है, दाएं तरफ भी बराबर, बाएं तरफ भी बराबर लेंगे, और बीच में कुछ ना कुछ बचना जरूरी है। तो जब बराबर बराबर ले लिया तो बीच में बच गया क्या? 7 बच गया। यही इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? यानी कि एक पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है, उसका 36 सेंटीमीटर सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, तो इट्स रेडियस क्या होगा? देखो डियर, आपको पता है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ना, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है डियर? मैं लिख दूं डायरेक्ट, अर्धवृत्त का परिमाप होता है सर जी 2πr होता है। नहीं सर, ये तो वृत्त का परिमाप। हाँ, तो देखो वृत्त का परिमाप है ना, हम वृत्त के परिमाप से कैसे निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप? 2πr को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बना अभी, इसके बाद 2 और जोड़ते हैं, मतलब कि कितना बना? r इंटू पाई प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। तो अर्धवृत्त का जो सेमी सर्कल है उसका फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है ना। एंड इतना बराबर कितना दिया हुआ? 36 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ सर। तो r का वैल्यू तो r ही लिखा जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 और 2 यहाँ पे, ठीक है ना, बराबर 36 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब हमको वही करना पड़ेगा जो मेरा दिल करेगा, है ना जी। 22 इसको बना लेते हैं 7, 22 प्लस 7 दूना 14 बराबर 36। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा? r गुना में 22 और 14 कितना होता है? 36/7। अब जो मैं इसको हल कर रहा हूँ ये तो आपको समझ में आ रहा है ना इसी तरीके से। अब जिसको ये इसको भी समझ में नहीं आ रहा तो हद है यार, फिर तो आपको समझना पड़ेगा। 36 36 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो r बराबर 7 गुना 1 कितना हो गया? r बराबर 1, इस 7 हो गया। कितना गया? 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना है जी। तो आपको ये बेसिकली आपको हल करने के लिए आना चाहिए। अगर आपको इतना भी हल करने नहीं आएगा तो फिर आपको मतलब आपको सीखना पड़ेगा। 7 6 में आपको ध्यान से पढ़ना मांगता है ना। या तो अगर जिसको ये भी बेसिक नहीं पता है कि कैसे बन रहा, तो थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं, किसी गोले का वक्र पृष्ठ जो है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? फटाफट बनाएंगे। एंड लास्ट में सभी के नाम का नीचे मेरा कमेंट शो होना चाहिए, बिकॉज मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, 100% देखता हूँ, ठीक है ना। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया, क्या दिया? वक्र पृष्ठ। जब भी सवाल में या तो वक्र पृष्ठ दे दे, या आयतन दे दे, या क्षेत्रफल दे दे, ठीक है, तो समझना कि उसी फॉर्मूला से हम कुछ ना कुछ आगे बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ और क्या पता? त्रिज्या। गोले में तो ऊंचाई होता नहीं, त्रिज्या होता है, तो लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ क्या दिया हुआ है? 144 पाई। एंड गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी? 4πr² होता है कि नहीं? 4πr², 144 पाई। तो देखो पाई क्या होगा? कट जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा सर। r² बराबर क्या करेंगे? 144/4, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 तिया 12 और क्या बचेगा? 2, 24 4 6 24, है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 36 का वर्गमूल। देखिए ये जो स्क्वायर जाके इधर क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है सर जी, आपको पता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है। चलिए ये सवाल बहुत फैंटास्टिक है कि 0 1 0 5 0 6 4 ये 3 पॉइंट दिया हुआ किसी त्रिभुज का, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म करना है, हमको पता करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसके 3 पॉइंट्स दिए हों A B C। देखो यार ये है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते हो ना, 1/2 गुना आधार गुना होता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं निकलना। ये तीनों पॉइंट हमको दे दिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू, देखिए 1 2 3। ऐसे तो हम पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, एक लेने बताते हैं आपको आंसर क्या होने वाला है। देखो 1 2 3 2 3 1 2 3 1 प्लस 3 1 2। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। 1 2 3 मतलब x1, 2 3 मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा, 2 3 1 3 1 2। अब देखो यार x1 हमारा 0 है,
x2 हमारा 0 है, x3 भी क्या है 0 है, सब के सब 0 भाई साहब। तो यहाँ पे अगर इमेजिन करो अभी सबका वैल्यू नहीं बैठाएंगे हम, इमेजिन करो कि x1 हमारा 0 है, x2 0 है, x3 0 है, x1 की जब हम 0 रख देंगे, 0 बैठा देंगे, तो ये सब के सब क्या होगा, जितना भी इसके पास नंबर आ जाए सब क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा सर। हाँ सर पता है आपको। x2 कितना है 0, अगर x2 0 दिया हुआ है तो 0 से गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाएगा, सबके सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, मुझे ही पता है इसका। x3 कितना है 0 है, अगर 0 यहाँ पे रख दिया जाए और सबसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो हमको वैल्यू बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, फिर तो 2 × 0 पड़ गया, एंड 0/2 क्या होता है 0 होता है, फिर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। क्लियर है, या तो आप वैल्यू पुट भी करोगे ना तो वही आंसर आने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वृत्तों के व्यास दिया हुआ है, व्यास क्या दिया हुआ, व्यास, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखो वृत्तों का व्यास दे दिया है, अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, तो पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का जो व्यास दिया हुआ है, हम जानते हैं जो व्यास होता है ना वो 2r के बराबर होता है, तो r बराबर क्या होगा 2d/2, आप ऐसे कर सकते हैं। यानी कि अगर इसकी त्रिज्या जाने तो क्या हो सकता है 9/2, 7/2, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, सुनो ध्यान से। किसी वृत्त का व्यास दिया रहे चाहे त्रिज्या दिया रहे, ठीक है ना, व्यास दिया रहे चाहे त्रिज्या दिया रहे, ठीक है ना, अगर उनका क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा 9 और 7 जो है व्यास है, या त्रिज्या भी रहता तो बात बराबर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल बोल रहा तो स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, 9 9 81, 7 7 49, बस हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। हाँ, अगर व्यास दिया रहे, व्यास से त्रिज्या निकालिए फिर भी तो नहीं आएगा, काट छाट के तो नहीं आने वाला, ठीक है ना। नीचे से 2 2 बच रहा नहीं, दोनों 2 2 का कट जाएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच 14 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है ना। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करते हैं, मतलब छूती है। वृत्त की त्रिज्या निम्न से कौन होगी, यानी कि देखिए पहले एक वृत्त है, दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा कब होगा, जब एक व्यास होगा और व्यास के एक साइड में, अरे यार एक व्यास होगा, व्यास के एक साइड इधर से टच होकर तो जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा समांतर रेखाएं कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों जो होगा पैरेलल लाइन होगा। 14 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास है, बोलो भाई, यहाँ से यहाँ तक जो है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा 7 7, अरे भाई साहब 7 7 होगा। इन दोनों वृत्तों की रेखाओं को स्पर्श करता है, क्या बोलता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, दोनों रेखाओं का कर रहा है, देखो ये जो ई पहले एक दो समांतर रेखा खींचा हुआ था, ठीक है, दो समांतर रेखा खींचा हुआ था पहले से, इसके बाद मैंने वृत्त बनाया और वृत्त जो है दोनों को क्या कर रहा, छू रहा, दोनों को छू रहा, तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो दोनों को छू रहा, और पता है ये जो दिया हुआ ना ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी है और वृत्त का व्यास भी कहला जाएगा। तो व्यास 14 सेंटीमीटर जब आपका डायमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर क्या होगा, एक डायमीटर होगा या डिस्टेंस जो बोले, तो रेडियस क्या होगा इसका आधा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो बोलता है त्रिज्या क्या होगा, तो 7 हो जाएगा त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, यानी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉट टू ए सर्कल फ्रॉम द एक्सट्रीमली, देखिए एक्सट्रीमिटी, ये हमारा वृत्त है, मैंने बताया था किसी भी वृत्त है बाहर कोई पॉइंट पी मान लीजिए, और इस पॉइंट से हम स्पर्श रेखा, देखिए क्या बोल रहा, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन, तो एक इधर से स्पर्श रेखा जाएगा और एक इधर जा सकता, अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखाएं जा सकती है, तीसरा कभी नहीं जा सकता, ठीक है। तो किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से, जो बाह्य जो है ना, बाह्य बिंदु एक्सट्रीमिटी जो है ना, बाहरी बिंदु से सिर्फ 2 ही रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए ये है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, आपको पता होगा हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी। एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित है, ठीक है ना, किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि एक मीनार है, एक टावर है, ठीक है ना, टावर है, इंग्लिश लवर, इंग्लिश का क्वेश्चन खुद से थोड़ा देखना, ठीक है ना, हम समझा देंगे। एक मीनार है, एक टावर है जो कि 100 मीटर क्या है, ऊंची है। क्लियर है। अब बोलता है दूर बिंदु पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण, अब एक जमीन पे जो दूर बिंदु है, दूर पॉइंट, डिस्टेंस पॉइंट है बोला, ठीक है ना, एक पॉइंट है 100 मीटर ऊंचा, एक टावर है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशन ऑफ टावर, मतलब ये उन्नयन कोण, एलिवेशन ऑफ टावर मतलब क्या होगा, टावर का उन्नयन कोण, देखिए 60 डिग्री क्या उन्नयन कोण बोलता है। तो क्या बोलता है, मीनार की ऊंचाई, अच्छा 100 मीटर ये नहीं दिया हुआ है, 100 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि एक मीनार से दूर है, जो ये मीनार यहाँ पे है, इससे दूर एक पॉइंट है, तो ये 100 मीटर जो दूरी है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टैन का फॉर्मूला बैठाएंगे, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि P/B होता है ना जी, और टैन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, P का वैल्यू h है, B का वैल्यू 100 है, तो क्या करेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा 100 √3, देखो h बराबर 100 √3 कहा गया, ऑप्शन 1
ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते डियर। ये भी सवाल मजेदार का है कि एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात। देखिए पहले लंबाई बोल रहा, इसका मतलब ये लंबाई है, फिर उसके बाद छाया बोल रहा तो ये छाया है, तो ये लंबाई छाया। कौन छाया? अरे भाई साहब तुमको बॉडीगार्ड वाला याद आ गया क्या? छाया छाया नहीं, एक छड़ की लंबाई 1 है और ये छाया ये है, तो ये 1x से मान लेते हैं, छाया को 3x, चाहे तो मान सकते नहीं भी लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला बैठाएंगे तो लंब बटा आधार यानी कि p/b, p का वैल्यू कितना 1x और ये कितना है 3x। आप x लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3। एंड आप मुझे बताओ कि tan थीटा पर 1/3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का 1/3, तो tan कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना हो गया? थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए हो गया ना, यही तो निकालने का सवाल था, इजी सवाल था। ये सब सवाल हार्ड वाला कैटेगरी में शामिल है, यानी कि जो आपको पता है ना जो एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आता है सर, उसी कैटेगरी में सब सवाल शामिल है। तो आप लोग तो खैर इसको नचा दोगे। इसका वैल्यू क्या होगा? sin 61 बटा sin। अब देखो जिसको नहीं समझ आता एक बार में समझ लो। sin 61 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 90 - 20 लिख सकता हूँ। बोलो 90 में से 29 घटाएंगे तो 61 आ जाएगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हम 100 को कैसे लिख सकते हैं? 100 को मैं लिख सकता हूँ 110 - 10। बोलो यार क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 90 + 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि फॉर्मूला बनने वाला है और इन दोनों में से किसी एक को ही करेंगे। तो ये sin जो है ना 29 ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला बनता है sin 90 - थीटा, ये थीटा है, क्या है? ये थीटा है। sin 90 - थीटा क्या होता है? sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है जी? cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? sin, ठीक है ना, sin 29। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ अब यहाँ पे कुछ उल्टा आ रहा है लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए cot 61 है, tan 61 है, तो 61 में डाल लें, tan 29 भी है। अच्छा cos/sin होता है, tan का नहीं होता, तो हमको यहाँ पे रूल चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाला बदल के देखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला बदल के देखिए तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। हालांकि इसका आंसर 1 होता है लेकिन 1 यहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन में, ध्यान लगाओ तुम लोग, ठीक है, ध्यान से देखो। चलो अब क्या करेंगे हम लोग? अब ऐसे नहीं करेंगे, अब ऊपर वाला जो sin 61 है इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है ना। अब इस नीचे वाला बदल देंगे। नीचे वाला कैसे बदलेंगे? sin 90 - 21, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? sin 61 हो गया और sin 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा, cos 61। अब आपको पता है sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है जी? sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। तो cot मेरा आ रहा था लेकिन cot 61 दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आ रहा था cot 29, तो cot 29 तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, tan 61 दिया हुआ जो कि मैंने उलट के बना दिया, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है अगर यहाँ पे लिखा रहता, चूंकि दोनों ऑप्शन एक ही बार नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन लिखा रहेगा ना, तो आपको देख दाख के बनाना है। हालांकि इसका आंसर 1 आता है लेकिन कब आएगा? जब इसको भी कॉस में दे देगा तब आएगा ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं। चलिए ये है, देखो डायरेक्ट cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा का ओवररूट, 1 - sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल यानी कि ओवररूट, 1 - sin स्क्वायर थीटा का ओवररूट। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए देखिए ये दिया हुआ फॉर्मूला tan 15, tan 20, tan 17, tan 75, ये दोनों आपस में मिलकर 90 बनेगा यानी कि पूरक बनेगा, है ना, और ये दोनों मिलकर बनेगा 90। तो क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे, tan 90 - 75, ठीक है ना, एंड इसको यहाँ पे लिख देंगे tan 75। क्लियर है? चलिए अब tan 20 लिखते हैं, tan ये दोनों हल करते हैं, tan क्या लिख सकते हैं? 90 - 70, चूंकि 90 में से 70 घटेगा 20 बचेगा, एंड tan 70। तो देखो tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा, यहाँ 75 थीटा है और ये tan 75। tan 90 - थीटा क्या होता है जी? cot थीटा, कितना 70 है यहाँ पे, tan थीटा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है? 1। cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है? 1। 1 1 गुना करेंगे क्या होगा? 1। कितना इजी सवाल है, आप तो इजी बना सकते हैं। चलिए सवाल बनाते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है डियर? tan 30 का वैल्यू होता है सर जी 1/√3, मैंने पढ़ा था, बिल्कुल आपने पढ़ा था। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या करेंगे? tan 30 का वैल्यू कितना था? 1/√3 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर दिया। देखिए जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये बटा करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1/3, है ना, स्क्वायर से रूट कैसे हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/√3 बटे ये कितना हो जाएगा? भिन्न का जोड़ बना लो यहाँ पे, तो 3 + 1, तो 2/√3 है। हालांकि लॉन्ग बन रहा है, आप शॉर्ट बना सकते हैं। देखिए अब ये जो भाग है ना, भाग को क्या करेंगे? गुना में पलट देंगे, यहाँ पे पलटते हैं गुना में, ठीक है ना, 2/√3
3 को गुना में पलटे तो 3 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया, 2 दूना 4 एंड √3 ये जो है ना 3 उसको काटेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, क्योंकि 3 जो है ये जो 3 है ना ये एक्चुअली 3 √3 गुना √3 के बराबर, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है, तो √3/2 क्या होता है भाई साहब, √3/2 किसका वैल्यू आता है, sin 60 का वैल्यू। सर sin 60 का वैल्यू होता है, याद आ गया मुझे, हो गया आंसर, खत्म कहानी है ना, खत्म। चलिए tan थीटा का फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो tan को इधर ले चल जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, 1 को इधर ले चलेंगे माइनस बनेगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, हमेशा सवाल आता है कि मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि आपको एक लाइन दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है, अब इसका मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये हमारा x1 है, ये y1 है, x2 y2, तो क्या करेंगे, जोड़ दो, x1 कितना है 2 है, y2 कितना है, x2 कितना है 4 है बटे 2, y2 कितना है -4, y1 -4 y2 -2, देखिए जी 6/2 कितना होगा 3, ये -6/2 -3, तो 3 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे प्यारे जिनको आंसर याद हो गया और वो आंसर यूँ ही बता सकता है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 का कोटि का वैल्यू निकालना, कार्टिज्म निकालना, कोटि देखिए 3 और -4 है, इसमें से इसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, और ये x से वाला वैल्यू होता है, ये y वाला होता है, तो कितना कोटि है, -4 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बोलता है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी सवाल दे दे क्षेत्रफल का अनुपात बोल दे, क्षेत्रफल का अनुपात बोल दे और उसके बाद आपको भुजा का अनुपात निकालने के लिए बोला जाए, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्गमूल कर देना है, ठीक है ना, ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात में। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, उसके बाद बोला गया भुजा का अनुपात निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे, तो 9 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 3/2। और अगर कभी सवाल में कि भुजा दे देगा, कभी दे देगा भुजा, कभी बोलेगा भुजा का अनुपात दे देगा और क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 3 3 2 2 4, आ गया ना वही रास्ता पे, ठीक है ना। तो इस बात को ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस का जो थ्योरम है, किससे रिलेट करता है, समकोण त्रिभुज से यानी कि राइट एंगल से, या सिमिलर एंगल से, या क्वाड्रिलेटरल से, समचतुर्भुज से, कोई नहीं। तो आपने पढ़ा है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कौन बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल त्रिभुज में से होता है। बोला गया क्या, 200 पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ, टर्म्स ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 205 तक, यानी कि 13 19 ऐसे जा रहा, 13 19 ऐसे बढ़ते जा रहा, डिफरेंस बढ़ते जा रहा। कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 6 का 6 जगह डिफरेंट है, तो 19 6 कितना हो जाएगा, 25 13 19 25 ऐसे बढ़ते बढ़ते 205 हो गया। तो बोला 205 तक चल गया, तो कितना पद मतलब यहाँ पे टर्म्स, और कितना टर्म्स होगा, टर्म्स मतलब n, तो टी एन का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। आई जो अंतिम जो दिया हुआ ना 205, यही हमारा टी एन है, अंतिम टर्म्स है। ए का वैल्यू कितना है 13 है, एन का वैल्यू तो निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है जी 6 है। डिफरेंस देखो 19 में से 13 हटाएंगे क्या होगा, 19 में से 13 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा जी सर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 205 हो गया, 13 + 6 को n से करेंगे 6n, 6 को 1 से करेंगे 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 205 बराबर 13 में से 6 घटेगा 7 6 13 + 6n। अब इस 7 इधर आके क्या होगा, 7 प्लस जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 205 - 7 = 6n, घटा लो कितना का 9 8 7 15 है ना, 9 198 6 से घटेगा 6 3 18 6 3, वाह वाह वाह, एन का वैल्यू कितना गया 33 आ गया, एन का वैल्यू 33, देखो 33 है ना, 6 3 18 6 3 18, ऑप्शन क्या होगा डी हो गया राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां पद निकालना। अब इसका 7 टर्म्स निकालना, 7वां पद यानी कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो 5वां 6ठा 7वां। अब देखा निकालो खुद से कितना डिफरेंट होगा, 2 2 को डिफरेंट होगा, 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 11 2 13 13 2 15, तो बता सकते 7वां पद बोल रहा ना, तो इजी है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 एंड 15 2 17 होगा, फिर तो 17 हमारा आंसर होगा। ऐसे निकालते हैं a + n - 1 × d से, तो a का वैल्यू 5 है, 7वां बोल रहा 7 - 1, और d कितना है 2, डिफरेंट है 2 2 का, तो 5
6 इंटू 2, 6 दूना 12, 12 5 17, ऑप्शन नंबर डी। आप यूं ही बना सकते हैं, बिना इसको हल किए बना सकते हैं आप। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए इसको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद जिसमें एक्स स्क्वायर के अलावा या तो कम आ जाए या तो ज़्यादा आ जाए, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब भी द्विघात समीकरण होगा तो सबसे बड़ा से बड़ा पावर स्क्वायर होगा। इसको आप अगर हल करते हो ना तो एक्स क्यूब बनता है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स क्यूब बनता है, तो एक्स क्यूब कट जाएगा, तो ये हमारा बनेगा, ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी हल करेंगे तो द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि देखो पावर स्क्वायर में यहाँ भी जब ए वाला जो है ना एक्स क्यूब और इधर एक्स क्यूब बनेगा तो कट जाएगा वो, तो स्क्वायर वाला में बचेगा, ठीक है, ये भी स्क्वायर में बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये देखो अगर भिन्न का जोड़ आप करते हो तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स पर पावर 4 तो क्या है, वो तो नहीं है, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा घात तो 4 हो गया ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण जो दिया उसमें कितने हल है, कितने सॉल्यूशन, ये निकालना है। ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। क्या करेंगे जी, a1 बाई a2 कितना है, a1 कितना है, x कितना से गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, a2 कितना है -3, b1 बाई b2, b1 कितना है डियर 2 है, और b2 कितना है -6 है, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 3 6, यानी कि ये भी आ जाएगा 1/3। c1 कितना है 5 और c2 कितना है 1। भाई साहब ये तो बराबर नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों बराबर हो रहा ना, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो रहा, लेकिन अंतिम में बराबर नहीं हुआ, धोखा दिया है इन्होंने, इसका कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, जब नो सॉल्यूशन होता है तो पैरेलल लाइन बनता है ग्राफ में। कैसा बनता है, पैरेलल लाइन बनता है, ओके, संपातित जिसको बोलते हैं समांतर। आगे बढ़ते हैं जी। द्विघात बहुपद क्या होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पूछ रहा, जिनके 2 शून्यंक, जिनके 2 जीरोज जो दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ, मतलब ये अल्फा दिया और बीटा दिया हुआ। तो बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला पता है। तो पहले हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 + 5 मतलब 5 3 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 × 5 5 3 15। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, देखिए x² कितना है जी, x² तो x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, तो लिखेंगे 8x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 15, तो हो गया 15। तो अब तो इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर प्लस माइनस में रहता है दोनों तो थोड़ा गौर करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। ये स्क्वायर है डियर, ठीक है, गलती से हो गया 2 स्क्वायर है, x² - 8x + 15, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल बोलता है क्या कि x² + y² का ओवररूट बराबर 25 है एंड y बराबर 2x है, तो x का मान क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए तो हम इसको बनाते हैं। देखिए x² + y² बराबर कितना दिया हुआ है 25। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि y का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2x दिया हुआ है, तो y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे 25 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो x² प्लस है, इसका कितना करेंगे, 2 दूना 4 x² बराबर 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 5 x² का वर्गमूल बराबर 25। बहुत बढ़िया, क्या करेगा, इस x² से रूट को काट देगा, लेकिन गलत है, ये आप ऐसे नहीं काट सकते ना, ये x पे स्क्वायर है, 5 पर तो स्क्वायर नहीं है, पूरा होल स्क्वायर रहता तब काट सकते थे, लेकिन सिर्फ x पे है तो नहीं काट सकते। तो हम क्या करेंगे सर, फिर हमको वही काम करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा लगता है। चलो तो ऐसा काम करते हैं, देखो यहाँ पे बाहर कौन निकलेगा, 5 तो बाहर निकलेगा नहीं, x निकल जाएगा बाहर, चूँकि x पर स्क्वायर है जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो x से बराबर क्या हो जाएगा 25/√5। 25 को अगर हम तोड़ते हैं, 25 को तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, 5 × 5, ठीक है ना, /√5, और इजी से हल हो जाएगा, मतलब चाहो तो। अच्छा, √5 को इसको काटोगे 5 तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको 5 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना, इस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √5 × √5 लिख सकते हैं, /√5, ये कट गया, क्या बचा 5√5। आप ऐसे भी बना सकते हो, या तो चाहो तो यहाँ पे क्या कर दो, यहीं पे कर दो स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अगर चाहो ना तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो अगर स्क्वायर कर दोगे ना तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5x² बराबर इधर कितना 625। अब इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना 125। अब स्क्वायर इधर भेजोगे, 125 को ऐसे बनाओगे तो आ जाएगा 5√5। दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये सवाल बताता है कि कौन सा नंबर है, यानी कि पूर्णांक है, इंटीजर है, या भिन्न है, या रेशनल नंबर है, या रेशनल नंबर है। देखिए 3 2 3 2 2 3
2 2 2 3, इस तरह बढ़ते जाएगा 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर ऐसे रहे 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, ये परमेय संख्या होगा, यानी कि रेशनल नंबर होगा ये। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ रहा, यानी कि देखिए बढ़ते जा रहा, पैर फैलाते जा रहा, देख रहे हैं ना, तो ये होगा अपरिमेय संख्या। द्विघात समीकरण देखो, मूल वास्तविक होने का शर्त क्या है। द्विघात समीकरण होने का मूल वास्तविक होने का शर्त ई स्क्वायर है। मूल अगर इक्वल है, इक्वल होने का, रियल एंड इक्वल होने का मतलब रूल क्या है, शर्त क्या है, तो शर्त ये है कि डी जो है 0 के बराबर हो, है ना। डी 0 के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, मूल जो है वास्तविक होगा और बराबर होगा, ठीक है ना। और अगर डी जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि डी 0 से बड़ा होने का मतलब है कि डी का वैल्यू जो है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसका वैल्यू जो है प्लस में आ जाए, इसका वैल्यू प्लस में आ जाएगा, तब ना डी बड़ा होगा 0 से। तो इसको बोलेंगे क्या, वास्तविक बोलेंगे, लेकिन बराबर नहीं बोलेंगे, असमान, क्योंकि बराबर तो नहीं होगा। और अगर डी छोटा हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे, आभासी। आभासी या तो वास्तविक नहीं है भी बोल सकते हैं। क्लियर है। एंड आपको मिलता है सबसे आखिरी सवाल 30 नंबर में, मजेदार वाला, कि दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप का अनुपात दे दे। देखो अभी परिमाप का अनुपात बोल रहा है, उस टाइम क्या दिया होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे बोल रहा था। उनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। अक्सर बंदा इसमें गलती करने वाला है। एक ऑप्शन नीचे छुपा हुआ दिया, ठीक है ना, मैं उन ऑप्शन को कर देता हूँ उजागर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अब बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम मैं बता रहा हूँ ना, 90% बच्चा गलती करेगा। जब भी ध्यान दो, इसका आंसर होगा 7447, ये होगा ऑप्शन डी। आपके सवाल में परिमाप दिया हुआ और त्रिज्या नहीं पूछ रहा, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, आपको माध्यिका पूछ रहा। तो आपको परिमाप दिया रहे और माध्यिका पूछे, या तो फिर परिमाप दिया रहे और त्रिज्या पूछे, तो जो परिमाप है वही त्रिज्या होगा, जो त्रिज्या है वही परिधि होगा, यानी कि जो पेरीमीटर है वही रेडियस होगा, जो रेडियस वही पेरीमीटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ, रेशियो, ठीक है ना, त्रिभुजों का पेरीमीटर दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा क्या, रेशियो पूछ रहा, यानी कि मीडियंस पूछ रहा त्रिभुज का, है ना, माध्यिका पूछ रहा। तो आपको वही आंसर देना, जो होगा, जो परिमाप है वही माध्यिका है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग फटाफट। अब इसका होमवर्क यहाँ पे नहीं बल्कि नीचे देना है। एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़, यानी कि एक साथ दो पासा उछालते हैं ना, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 पढ़े कि नहीं पढ़े, 2 1 2 3 2 4 पढ़े है ना। तो उस समय बोल रहा कि जोड़, यानी कि देखो 1 1 कितना हो, 2 हो रहा, 2 2 कितना हो रहा, 4 हो रहा, कहीं ना कहीं तो 5 1 आता होगा, कहीं ना कहीं 5 2 तो आता होगा, तो 5 2 7। तो बोलता है कि उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 आना चाहिए, 7। तो 5 2 के जगह पे 2 5 भी आ सकता है ना। इस तरह से बहुत सारा 3600 में से बहुत कुछ आएगा। तो 7 जोड़े प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। यही रहा आपका ऑप्शन। नीचे कमेंट करना, देखता हूँ कौन कौन बंदा कमेंट करता है। एंड सबसे पहले मुझे आप लोग कमेंट करना कि किसको किसको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है एंड पूरा का पूरा सही बनाया है, कौन कौन बनाया सही, ईमानदारी पूर्वक नीचे कमेंट करना और इसका आंसर भी नीचे कमेंट करना। अगर हो सके तो आप इसे बना करके मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग चैनल पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़ जाए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा इस सवाल पढ़ने में एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो नए बंदे आए हैं उन सभी के लिए फिर से मैं बोलूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, सभी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।